अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आज हम अपनी थर्ड रेजिमेंट को डिस्कस करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव की क्लास को हमने वेज़ोडाइलेटर्स को डिस्कस कर लिया था। एडिनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट्स को डिस्कस कर लिया था। वेज़ोडाइलेटर्स में हमने डायरेक्ट एक्टिंग वेज़ोडाइलेटर्स देख लिए थे और फिर हमने जो है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स थे और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स थे। और उसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंटली हमने डाईहाइड्रोपायरिडीन्स को देखा था कि पायरिडीन रिंग थी, उसको हमने पार्शियली सब्स्टिट्यूट किया था। और उस पायरिडीन रिंग में बेसिकली पायरिडीन रिंग क्या होती है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एज एन एटम एज एन हेटेरो एटम। और वहाँ पे हमने फिर पोजीशन स्पेसिफिक ऐसे आके देखा था कि अगर 2 और 6 पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं वो उस ड्रग की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम वहाँ पर जो 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप था वहीं पर ही हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर हम कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर देते हैं, जैसे हमने अटैच किया था एम्लोडिपिन बनाते वक़्त, निफिडिपिन इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं थी, तो फिर हमने एम्लोडिपिन बनाई थी। हमने मिथाइल ग्रुप की जगह मिथाइल ग्रुप पे हमने CH2 O CH2 NH2 ग्रुप ऐड कर दिया था, तो ये बल्की ग्रुप था थोड़ा-सा, सही है। फिर हमने ये बात की थी जो 3 और 5th पोज़ीशन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हैं, उनको हमने ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। और हमने एक 3rd पोज़ीशन पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बाकी हमारे पास जो 5th पोज़ीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो एसीटेट ईस्टर की फॉर्म में मौजूद था, सही है। तो और हमने भी बात की थी 4th पोज़ीशन पे हम बल्कि एरोमेटिक ग्रुप लगा सकते हैं, और उस बल्कि एरोमेटिक ग्रुप की ऑर्थो या मेटा पोज़ीशन पे हम कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने जर्नल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने निफिटिपिन बनाई थी। निफिटिपिन में हमने जो बल्कि ग्रुप था, उसपे हमने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया था एज़ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और अपने R1 और R2 पोज़ीशन जो थी, यानी कि 2 पोज़ीशन और जो हमारे पास क्या कहते हैं 3 पोज़ीशन थी, उसपे हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया था। तो ये ड्रग इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं थी। फिर हमने एम्लोडिपिन बनाई थी। एम्लोडिपिन में हमने क्या किया, हमने उसको ज़्यादा पोटेंट करने के लिए और उसकी हाफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हमने जो मिथाइल ग्रुप था, वहाँ जाके हमने कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिया और हमने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर। तो हमारे पास क्या बनी थी, एम्लोडिपिन बनी थी। और जो हमने क्या कहते हैं वो बनाई थी निकार्डिपिन। तो उसमें क्या किया, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ हाइड्रोजन रखा, सही है। इस R1 के ऊपर हमने ये और ज़्यादा बल्कि ग्रुप अटैच कर दिया, और R2 पे हमने और ज़्यादा CH3 लेने दिया। इस R ग्रुप पे हमने इतना बड़ा बल्कि ग्रुप अटैच कर दिया कार्बोक्सिलिक के साथ, तो उसकी कहीं न कहीं पोटेंसी थोड़ी ज़्यादा थी, सही है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज हम जो अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज़ द एजेंट्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, सही है। सबसे पहले हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे कि व्हाट इज़ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, अच्छा जी, जिस तरह से हम पहले ही बात कर चुके थे कि हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन, हार्ट और किडनी, ये तीनों ही जो है वो बेसिकली हमारे पास कहीं न कहीं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही थी। अब उसमें से भी हमारे पास जो मेन जो ऑर्गन है, CNS पे हमने देखा कि हमारे पास CNS पे जो ड्रग काम करेगी, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल काम करेगी, सुन की सेंट्रली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स, जो मिथाइल डोपा है और जो क्लोनिडीन है, वो CNS पे जाके काम करेगी। फिर हमने ये बात की कि हार्ट हार्ट पे कौन सी ड्रग ज़्यादातर काम करेंगी, वो काम करेंगी बेसिकली हमारे पास बीटा 1 ब्लॉकर्स, सही है। अल्फा ब्लॉकर्स हैं। जो हमने पेरिफेरली एक्टिंग सिम्पैथेटोलाइटिक्स पढ़ी, वेज़ोडाइलेटर्स हैं, वो भी यही काम करेंगे हार्ट के ऊपर। और हमारे पास जो थर्ड ऑर्गन है, जो हमारे पास ब्लड प्रेशर में अपना काम रोल प्ले कर रहा होता है, दैट इज नोन एज द किडनी। अब किडनी पे जो ड्रग्स काम करती हैं वो इस क्लास में बिलोंग करती है, एजेंट्स एक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब ये किस तरह से, अब सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि किडनी किस तरह से हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। किडनी हमारे पास एक मेन ऑर्गन है जिसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का, रीअब्जॉर्प्शन का और ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का। तो किडनी का मेन काम क्या है कि एक तो वो ब्लड की वॉल्यूम को भी कंट्रोल करती है, सही है, ये तीनों काम करके, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करती है। ब्लड की वॉल्यूम के ब्लड के अंदर जो वाटर की जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको रेगुलेट कर रही होती है, सही है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ब्लड के अंदर, सोडियम है, पोटेशियम है,
सही है, क्लोराइड है हमारे पास, एसीटेट है हमारे पास, जो इन सबको भी, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, इन सबको भी किडनी जो है वो रेगुलेट करके हमारे पास ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही होती है। सही है, अगर हमारे पास क्या है, ब्लड प्रेशर कम है बॉडी का, तो किडनी के ऊपर जो है वो बेसिकली सिंपैथेटिक इनर्वेशन जा रही होती है, वो जाके जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं, वहां से कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करवा देती है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, और फिर ये जाके हार्ट पे काम करते हैं, हार्ट के ऊपर कार्डियक कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ाते हैं और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक तो इस तरह से किडनी हार्ट के साथ मिलकर काम कर रही होती है, और किडनी इटसेल्फ भी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं रेनिन। सही है, ये रेनिन एक हार्मोन होता है। इस रेनिन का काम क्या होता है, ये रेनिन हमारे पास किडनी के अंदर एक हमारे पास प्रोसेस हो रहा था जिसे हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, RAAS। ये पूरा हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 3 मेन हार्मोन हमारे पास काम कर रहे होते हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन, ये तीनों मिलके हमारे पास ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवा रहे होते हैं। सही है, और रेनिन हमारे पास तब रिलीज होता है जब हमारे पास बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। सही है, यानी कि जिस बंदे को हाइपरटेंशन हो रहा होगा, तो अगर हम इस एरिया पे टारगेट करेंगे, इस एरिया को ब्लॉक कर देंगे, यानी कि इस RAAS सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि रेनिन ही तो रिस्पॉन्सिबल है ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। तो एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर अगर कम हो रहा है, तो अभी मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करूँ, मैं अभी डिजीज स्टेट पर रख के बात नहीं करा, तो उसकी किडनी क्या करेगी, उसकी किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिसे हम रेनिन कहते हैं। सही है, और ये जो रेनिन होता है बेसिकली, ये हमारे पास जो है वो किस सिस्टम में पार्ट प्ले कर रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। सही है, अब ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम क्या है, ये रेनिन जैसे ही रिलीज होता है, तो रेनिन क्या करता है, रेनिन हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन को, एंजियोटेंसिनोजिन एक और हमारे पास क्या कहते हैं हार्मोन होता है, जिन का मतलब क्या है, टेंसिनोजिन का मतलब क्या है कि वो हमारे पास अभी जाइमोजिन की फॉर्म में मौजूद है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में मौजूद है। जैसे ही रेनिन आके इस एंजियोटेंसिनोजिन पे काम करता है, तो ये रेनिन क्या करता है, इस एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवा देता है। सही है, अब जैसे ही एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है, सही है, ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 में जो है वो कन्वर्ट हो गया। सही है, अब जैसे ही हमारे पास एंजियोटेंसिन नोजिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ बाय एंजाइम रेनिन। सही है, अब ये एंजियोटेंसिन 1 अभी फुली एक्टिवेट नहीं हुआ, इसकी फर्दर कन्वर्जन होती है एंजियोटेंसिन 2 में। सही है, सही है, बाय एन एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सही है, ये एंजाइम होता है एस जिसे हम कहते हैं, ये जो है वो इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करवा देता है, यानी कि उसकी फुली एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, ये मैं भी आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बता रहा हूँ, ये क्या करता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वेसल्स के ऊपर, कि वेसल्स के ऊपर क्या करता है, वेसल्स को प्रेस करवा देता है, मतलब वेसल के न्यूमेन को नैरो करवा देता है, और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा होता है। सही है, और ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा होता है। सही है, यानी कि ये बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है कि जब बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा होगा, तो हमारे किडनी से फौरन से रेनिन निकलेगा और ये पूरा काम करवा रहा होगा। सही है, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करूँ, अभी मैंने ड्रग रख के कुछ नहीं बताया आपको। फिर हमने ये बात की कि साइड बाय साइड एंजियोटेंसिन जो 2 है, सही है, वो वेसल के ल्यूमन को तो कम कर रहा है, उसका वेसो प्रेशर इफेक्ट तो है, साइड बाय साइड वो क्या करता है, वो फिर एल्डोस्टेरॉन को भी, उसकी रिलीज को भी स्टिमुलेट करवा रहा होता है। सही है, एल्डोस्टेरॉन एक और हार्मोन है जिसे हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, और नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये इसकी मिनरल पे एक्टिविटी होगी, मतलब ये मिनरल जो हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करा हुआ। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक होती है, बेसिकली जो हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, वहां पर एक चैनल होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये अपनी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी को किस तरह से मीडिएट करता है, ये सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप को एक्टिवेट करता है, और सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जब एक्टिवेट होता है, तो सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन फेवर हो जाती है। और जब सोडियम हमारे पास बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्ब होता है, सोडियम अकेला जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता, वो हमारे पास
वाटर को भी अपने साथ रीअब्सॉर्ब कर लेता है, और जब सोडियम और वाटर दोनों ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक बॉडी के अंदर हमारे पास रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वर्क कर रहा होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। अब ऐसे पेशेंट जिनके अंदर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव पेशेंट होंगे, ऑलरेडी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास ब्लड प्रेशर जिनके अंदर बढ़ रहा होगा, तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर जो है वो हमारे पास ये वाला सिस्टम जो है वो, इस सिस्टम को टारगेट करके, इस सिस्टम को ब्लॉक करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो यही सेम कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम क्या बात करें, एजेंट्स दैट एक्टिंग ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब इस रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को हम कहाँ कहाँ ब्लॉक कर सकते हैं, हमारे पास इनमें 3 क्लासेस आ रही थी, यहाँ पे 2 मेंशन्ड है, एस इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। हमने क्या बात की थी, किडनी से रेनिन रिलीज होता है, सही है। ये रेनिन क्या कर रहा था, ये हमारे पास एंजियोटेंसिनोजन को, सही है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर रहा था, और एंजियोटेंसिन 1 एस एंजाइम के जरिए जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा था, सही है। और फिर ये एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करवा रहा था, और ये एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम पंप पे जाके जो है वो अपना काम कर रहा था। अब हमारे पास कितने सारे स्टेप्स हैं इसमें, सही है, तो घबराने की बात नहीं है। और इन स्टेप्स को फिर हम क्या कर सकते हैं, इन स्टेप्स से हमारे पास पता चल गया कि हम ऐसी ड्रग्स बना सकते हैं जो यहाँ पे टारगेट करके ब्लड प्रेशर को कम करवा सकती है, सही है। तो सबसे पहली क्लास कौन सी आती है इसके अंदर, इसके अंदर सबसे पहली क्लास क्या है, एस इनहिबिटर्स, सही है। एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इस एस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, और ये जो एंजियोटेंसिन 1 होगा इसको एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। अब जब एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होगा, जब अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा ही नहीं, तो बाकी का पाथवे रुक जाएगा और ब्लड प्रेशर खुद ब खुद डाउन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था अब वो नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और दूसरे क्या है हमारे पास, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करेंगे, ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है इसको उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देंगे, यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म को रिसेप्टर पे बाइंड होने देंगे, और ये आगे वाले प्रोसेस को रोक देंगे, सही है। इसके अलावा इनके अंदर एक और क्लास होती है जिसे हम रेनिन इनहिबिटर्स कहते हैं। ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर एस इनहिबिटर से भी कंट्रोल नहीं होता, ऐसे पेशेंट जिसमें जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास, जिनका जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट से भी उनका जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, तो उनके अंदर हमारे पास हम क्या देते हैं, रेनिन इनहिबिटर्स देते हैं, जो रेनिन की रिलीज को ही रोक देते हैं और इस पूरे पाथवे को शट कर देते हैं, सही है। तो वो रेनिन इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एलिस्केरिन एक ड्रग है जो एक रेनिन इनहिबिटर है जो उस पूरे पाथवे को शट करेगी, सही है। अब इसमें से हम 3 क्लासेस नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ 2 क्लासेस पढ़ेंगे, एस इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एस इनहिबिटर को, सही है। अब एस इनहिबिटर ड्रग्स को स्टार्ट करने से पहले जिस तरह से हमने एंटी हिस्टामीन ड्रग्स पढ़ी थी और उसमें हमने क्या देखा था, बेसिक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स देखी थी, और हमने ये देखा था किस तरह से हिस्टामीन जो है वो H1 रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है, हिस्टामीन के रिसेप्टर के ऊपर कौन कौन से अमाइनो एसिड मौजूद हैं, हिस्टामीन किस तरह से बाइंड कर रही है और अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है और एलर्जी कॉज करवा रही है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी जो एंजियोटेंसिन 1 है वो हमारे पास किस तरह से एस एंजाइम के ऊपर बाइंड करे, भाई एंजाइम है ना, एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट पे आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और जब सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होती है एंजाइम पे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, बायोकेमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम कौन सा है, एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और उसका सबस्ट्रेट क्या है, एंजियोटेंसिन 1, और क्या कर रहा है वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है। जिस तरह से हमने हिस्टामीन की बात की थी कि हिस्टामीन H1 रिसेप्टर पे बाइंड करी थी और अपना एक्शन परफॉर्म करी थी, बिल्कुल इसी तरह से इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कि किस तरह से जो एंजियोटेंसिन 1 है वो एस एंजाइम पे बाइंड कर रहा है, और उसकी मदद लेते हुए हम बाइंडिंग की मदद लेके हुए उसके स्ट्रक्चर की मदद लेके हुए हम अपनी किस तरह एक ड्रग बना सकते हैं जो कि इसकी बाइंडिंग को, एंजियोटेंसिन 1 की बाइंडिंग को रोके हमारे पास
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के ऊपर, मतलब कॉम्पीट करे, सही है, सब्सट्रेट के साथ। तो हमने ये बात देखी कि जब हमारे पास जो है वो एस एंजाइम, जो ये एंजाइम मौजूद है, ये जो पूरा आपके पास ये एंजाइम है, सही है, सही है, हमने ये बात देखी कि एंजाइम पे हमारे पास जो एक्टिव साइट में उसमें उस पर कुछ पॉकेट्स अवेलेबल हैं, और एंजाइम के पास हमारे पास क्या है, एक जिंक ग्रुप भी अवेलेबल है। जो एस एंजाइम है, सही है, उसकी जो एक्टिव साइट्स हैं, सही है, उस पे कुछ पॉकेट्स मौजूद हैं, सही है, और हमारे पास एक जिंक ग्रुप भी मौजूद है, सही है। तो उन्होंने ये बात की कि जब हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 एस एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है, तो ये तो किस तरह से बाइंड करता है, अब हम वो जस्टिफाई करेंगे। बेसिकली हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 के पास एक जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, सही है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये क्या करता है, ये हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर जो एस एंजाइम है, जिसे हम रिसेप्टर कह रहे हैं, एंजाइम है, उसकी जो कैटायनिक साइट है, जो पॉजिटिव साइट है, उससे जाके बाइंड करता है। बेसिकली वो पॉजिटिव साइड किस वजह से आ रही होती है, आर्जिनिन अमाइनो एसिड की वजह से आ रही होती है। इसलिए यहाँ पे बात लिखी हुई है, द इम्पोर्टेंट बाइंडिंग पॉइंट्स एट द एक्टिव साइट ऑफ द एस आर an arginine residue which provide a cationic site that attracts the carboxylate ion। बेसिकली रिसेप्टर के ऊपर जो एस एंजाइम है, उसके ऊपर एक कैटायनिक साइट मौजूद है, जो किस वजह से आ रही है, जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड की वजह से आ रही है। और ये कैटायनिक साइट किससे बाइंड करेगी, ये कैटायनिक साइट जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 है उसके कार्बोक्सिलेट ग्रुप से बाइंड करेगी, सही है। तो हमें यहाँ से ये बात पता चल गई कि अगर हमें इस एस इनहिबिटर्स बनानी, हमें ड्रग बनानी है, तो हमें अपनी ड्रग के अंदर जो है वो क्या रखना पड़ेगा, हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखना पड़ेगा। चलो हमने एक बात तो यहाँ से जस्टिफाई कर ली। फिर वो सेकंड बात क्या कह रहा है कि हमारे पास रिसेप्टर के अंदर एक जिंक ग्रुप भी जो है वो मौजूद है, सही है। और ये जो जिंक ग्रुप मौजूद है, ये क्या करता है, बेसिकली ये जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिन नोजिन जो 1 है, उसमें जो अमाइड ग्रुप है उससे जो है वो बाइंड करता है, सही है। यानी कि हमने ये बात भी कर ली कि हमारी ड्रग के अंदर जो है वो एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद होना चाहिए जो जिंक के साथ बाइंड कर सके, सही है। तो हमने ये बात भी जस्टिफाई कर ली, सही है। और हमने ये भी बात की थी कि हमारे जो एस इनहिबिटर है, जो एस एंजाइम है, उसके ऊपर कुछ पॉकेट्स हैं, सही है। उन पॉकेट्स पे क्या बाइंड कर रही है, उन पॉकेट्स पे बेसिकली ये एरोमेटिक रिंग बाइंड कर रही है, सही है। हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स हैं, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, जो एंजियोटेंसिन 1 है उसकी जो है वो एरोमेटिक रिंग से बाइंड कर रही है, और इन बिटवीन देम वहाँ पे एक अमाइड ग्रुप मौजूद है, और ये अमाइड ग्रुप का जो कार्बोनाइल, और इसके अलावा हमारे पास अमाइड ग्रुप्स मौजूद हैं, हमने बात कर ली। और अमाइड ग्रुप्स के जो कार्बोनाइल पार्ट हैं, वो इस रिसेप्टर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म कर रहे हैं। और इन हमारे पास जो अमाइड ग्रुप्स हैं, सही है, ये जो अमाइड ग्रुप्स हैं, सही है, इनके जो कार्बोनाइल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जो है वो बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और इनके दरमियान एक CH की ब्रांच है। और ये CH की ब्रांच क्या कर रही है, ये हमारे पास ये जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं, इनको एक इनको जो है वो बेसिकली एक पाथ प्रोवाइड करिए कि ये रिसेप्टर से बाइंड हो सके। तो हमने ये बात की कि अब हमें एक ड्रग बना रही है जो कि इस एस एंजियोटेंसिन 1, ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, जो इस एस एंजाइम से बाइंड कर रहा है, इन सारे ग्रुप्स को लेते हुए वो इसको ब्लॉक करे। हमें कोई ऐसी ड्रग बनानी है, तो उस ड्रग के लिए हमारे पास स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उस ड्रग के हमारे पास स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ये होगी कि हमारी ड्रग में एक जो है वो क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद हो, और एक हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद हो, और वो नाइट्रोजन क्या हो, एक रिंग बेस्ड नाइट्रोजन हो, सही है। और उस रिंग बेस्ड नाइट्रोजन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी लगा हुआ हो। और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों लगा हुआ हो, ताकि वो एर्जिनीन रेजिड्यू से इंटरेक्ट कर सके, सही है। तो हमने ये बात कर ली। जिस तरह से एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप था, इसी तरह से हमारी ड्रग में कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। जिस तरह से एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसी तरह से हमारी ड्रग में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होना चाहिए। और अमाइड नाइट्रोजन था, इसी तरह से हमारी ड्रग के अंदर एक नाइट्रोजन भी होना चाहिए, लेकिन वो नाइट्रोजन रिंग फॉर्म में होना चाहिए, और वो रिंग फॉर्म के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो लगा हुआ होना चाहिए। ये हमने यहाँ पे बात कर ली। फिर हमने ये भी बात की कि हमारे पास यहाँ पर जो अमाइड ग्रुप हैं, उनके दरमियान एक ब्रांच CH ब्रांच भी होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी ड्रग में एक CH ब्रांच भी होनी चाहिए, सही है, जो कि अमाइड ग्रुप को जिंक बाइंडिंग ग्रुप से
जो है वो सेपरेट कर रही हो। ये ज़रूरी होती है ताकि ड्रग अच्छी तरह से रिसेप्टर से बाइंड कर जाए। सही है। फिर हमने ये भी बात की कि हमारे पास एक ऐसा ग्रुप हमारी ड्रग में मौजूद होना चाहिए जो रिसेप्टर पे जो जिंक ग्रुप है उससे बाइंड हो सके, जिसे हम क्या कहते हैं, जिंक बाइंडिंग ग्रुप। सही है। और आपको हमने बेसिक स्ट्रक्चर तो ये पढ़ लिया कि जब हम कोई भी एस इनहिबिटर बनाएंगे तो हमारे पास हमारी ड्रग के अंदर एक नाइट्रोजन बेस्ड रिंग होनी चाहिए और उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। सही है। और कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए जिस तरह से हमारे सबस्ट्रेट में था। एक CH ब्रांच होनी चाहिए और एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो रिसेप्टर के जिंक के साथ बाइंड कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऐसा ग्रुप नहीं होगा जो जिंक के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा तो ड्रग फेल हो जाएगी, ड्रग खराब हो जाएगी। सही है। और कुछ ऐसी ड्रग्स आपको इस क्लास में मिलेंगी कि जिसमें हमने जिंक बाइंडिंग ग्रुप के साथ एक ऑक्सिलरी ग्रुप अटैच कर दिया। सही है। और वो ऑक्सिलरी ग्रुप क्या है, फिनाइल इथाइलिन। सही है। ये एक ऑक्सिलरी ग्रुप है। इस ऑक्सिलरी ग्रुप के ऊपर हम आगे जाके जो है वो डिस्कशन करेंगे ये क्यों जरूरी है। तो हमने क्या किया कि जब हमें कोई एक ऐसी एस इनहिबिटर ड्रग बनानी है जो कि इस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को रोके इस एंजाइम के ऊपर, ताकि हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ना हो पाए, अपनी एक्टिव फॉर्म में ना आ पाए और ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए। सही है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक नाइट्रोजन बेस्ड रिंग होनी चाहिए, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होना चाहिए जिस तरह हमारे पास इसमें था, कार्बोनाइल ग्रुप हो, CH ब्रांच हो, जिंक बाइंडिंग ग्रुप हो और कहीं ना कहीं हमारे पास ये ऑक्सिलरी ग्रुप भी होना चाहिए। अब इस जिंक बाइंडिंग ग्रुप के अकॉर्डिंगली ही हम अपनी एस इनहिबिटर्स को क्लासिफाई कर रहे होते हैं कि अगर कुछ ऐसी ड्रग्स आपको मिलेंगी कि जिसमें हमारे पास जिंक बाइंडिंग ग्रुप की जगह क्या होगा, थायोल ग्रुप होगा। सही है। थायोल ग्रुप का मतलब SHCH की फॉर्म में वो ग्रुप मौजूद होगा। सही है। कुछ ऐसी आपको ड्रग्स मिलेंगी जिसके अंदर जिंक बाइंडिंग ग्रुप की जगह ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और कुछ ऐसी ड्रग्स मिलेंगी जिसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप एज एन जिंक बाइंडिंग ग्रुप के तौर पे मौजूद होगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विद जिंक आइन हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है वो इन एस इनहिबिटर्स को 3 कैटेगरीज में, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली ऐसी क्लास आती है बेसिकली जिनके अंदर जो है वो हमारे पास सल्फा हाइड्राइल ग्रुप एज अ जिंक बाइंडिंग ग्रुप के तौर पे जो है वो काम कर रहा होगा। और उसमें कौन सी ड्रग आती है, उसमें आती है कैप्टोप्रिल। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं कैप्टोप्रिल के स्ट्रक्चर को देखूँ तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था कि हमारे पास ड्रग में कोई भी जो एस इनहिबिटर है उसमें हमारे पास एक नाइट्रोजन बेस्ड रिंग होनी चाहिए और उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना चाहिए। सही है। तो ये देखें यहाँ पे एक नाइट्रोजन मौजूद है और वो रिंग की फॉर्म में मौजूद है और एक उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है। इस पूरे स्ट्रक्चर को, नाइट्रोजन बेस्ड रिंग को जिसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोलीन रिंग कहते हैं। सही है। इट इज कॉल्ड द फ्लोरीन रिंग। सही है। तो चलो हमने ये तो जस्टिफाई कर लिया। फिर हमने ये बात की कि हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। सही है। ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सके रिसेप्टर से। फिर हमने ये बात की थी कि हमारे पास एक CH की ब्रांच होनी चाहिए बिटवीन द कार्बोनाइल ग्रुप एंड द जिंक बाइंडिंग ग्रुप। सही है। तो ये C की ब्रांच है, से एक कार्बन का गैप आ रहा है और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास ड्रग में क्या है, हमारे पास है एक जिंक बाइंडिंग ग्रुप। सही है। और हमने ये बात की थी कि जिंक बाइंडिंग ग्रुप की बेसिस के ऊपर ही हम अपनी ड्रग एस इनहिबिटर्स को क्लासिफाई कर होते हैं। अब यहाँ पे जो जिंक बाइंडिंग ग्रुप है वो क्या है, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप है। SH, ये SHCH2 की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। सही है। और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑक्सिलरी ग्रुप मौजूद नहीं है, वो हम आगे बहस करेंगे कि इस ऑक्सिलरी ग्रुप मौजूद ना होने की वजह से, फिनाइल इथाइलिन ग्रुप ना मौजूद होने की वजह से क्या प्रकार है। सही है। तो हमारे पास हमने क्या बोला कि हमारे पास हम क्या करते हैं, हम एस इनहिबिटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ द जिंक बाइंडिंग ग्रुप जो है वो, या वो ग्रुप जो कि जिंक के साथ इंटरेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली क्लासिफाई करते हैं। तो ऐसी ड्रग जिसमें हमारे पास सल्फा हाइड्राइल ग्रुप मौजूद हो जो कि रिसेप्टर के जिंक के साथ इंटरेक्ट करे, तो उसमें कौन सी ड्रग आ रही होती है, कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल को हम क्या कहते हैं, कैपोटीन कह रहे होते हैं। और ये कैपोटीन 25 mg से लेकर 150 mg के डोज में जो है मार्केट में अवेलेबल है। और ये कैप्टोप्रिल एक एक्टिव ड्रग है। सही है। और ये जो इसका जो SH पार्ट है, जो थायोल ग्रुप है, वही रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिंक आयन के साथ इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है। अच्छा,
अब ये बात देखी गई थी कि हमारे पास जो ये कैप्टोप्रिल है, इसमें जो थायोल ग्रुप है, ये इसकी जो है वो टॉक्सिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सही है, जब पेशेंट इसको कंज्यूम कर रहे थे तो ये थायोल ग्रुप की वजह से इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे थे। इसका मेटेलिक टेस्ट था और ये रैशेस भी करवा रही थी और ये ड्राई कफ भी करवा रही थी। सही है, लेकिन मजे की बात क्या थी कि ये ड्रग एक एक्टिव ड्रग थी। सही है, और इस ड्रग को इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। सही है, जबान के नीचे इसको रख देते हैं इस ड्रग को। सही है, और ये फौरन से ब्लड प्रेशर को नीचे कर देती है क्योंकि ये एक्टिव ड्रग है। सही है, ये प्रो ड्रग नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं होती। फिर हमने बात की कि हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स भी थी जिसमें सल्फा हाइड्राइल ग्रुप की जगह हमारे पास जो है वो कोई और सा ग्रुप मौजूद था जो कि जिंक के साथ बाइंड कर रहा था। अब वो सेकंड क्लास ऑफ ड्रग क्या आती है, वो आती है डाई कार्बोक्सिलेट ग्रुप कंटेनिंग इन ड्रग्स। और उनमें कौन कौन सी ड्रग्स आ रही होती है, लिसोनोप्रिल और एलेनाप्रिल, ये दो ड्रग्स आ रही होती हैं। सही है, तो हमने ये बात की कि हमारे पास सल्फा हाइड्राइल ग्रुप की जगह अब कौन सा ग्रुप आ गया एज अ जिंक बाइंडिंग ग्रुप, CHNH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ जिंक बाइंडिंग ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो गया। सही है, अच्छा यहाँ पे मैं अगर इस बात को डिस्कस करूं कि ये ड्रग जो है वो एक्टिव ड्रग क्यों है, क्योंकि जो इसका जर्नल एसएआर ये बात, इन ड्रग्स का एसएआर ये है कि हमारे पास हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन जो है वो मिथाइल ग्रुप पे कर सकते, CH ब्रांच पे कर सकते हैं। और अगर हम CH ब्रांच के ऊपर मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दें, अब इस कार्बन को देखें अगर आप, तो ये कार्बन क्या है, ये वाला कार्बन जो ब्रांच का कार्बन है जो जिंक बाइंडिंग ग्रुप को और कार्बोनाइल ग्रुप को सेपरेट कर रहा है। तो इसके पास कितनी वैलेंसी है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक ऑफ कोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अभी आप इस CH3 को भूल जाए, यहाँ पे सिर्फ R ग्रुप मौजूद है। सही है, तो हमने ये बात की कि अगर हम कोई भी एस इनहिबिटर बना रहे हैं और अगर हम ब्रांच कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो अगर हम उस ब्रांच के ऊपर मिथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो हमारे पास वो ड्रग क्या हो जाएगी, वो ड्रग पोटेंट होगी, उस ड्रग की ओरल बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर हम कैप्टोप्रिल को देखें, तो ये जो कैप्टोप्रिल है क्योंकि इसमें मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन है, तो ये ड्रग जो है वो ओरली ज़्यादा जो है वो बायो अवेलेबल है। 60 से 70% इसकी जो है वो बायो अवेलेबिलिटी होती है। सही है, तो हमने यहाँ से पहला एसएआर का पॉइंट डिटेक्ट कर लिया कि हम CH ग्रुप के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और अगर हम मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास ड्रग की ओरल बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे हमने कैप्टोप्रिल में की। लेकिन अगर हम मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन हटाकर कोई और सा ग्रुप लगा देंगे तो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होगी। सही है, तो हमने पहले ही कैप्टोप्रिल को डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या बात की कि सल्फा हाइड्राइल ग्रुप की जगह हमारे पास कौन सा ग्रुप मौजूद है, जिंक बाइंडिंग ग्रुप CHNH और COOH। सही है, और वो ड्रग्स कौन सी हैं जिनके अंदर ये ग्रुप मौजूद है, लिसोनोप्रिल एंड द एनेलाप्रिल। सही, जिनके अंदर ये वाला ग्रुप मौजूद है। अगर आप एनेलाप्रिल के स्ट्रक्चर को देखें, सही है, अगर आप यहाँ पे एनेलाप्रिल के स्ट्रक्चर को देखें तो वही वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपके पास वही प्रोलीन रिंग मौजूद है। अब मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा ये प्रोलीन रिंग है क्या, आपको पता चल चुका होगा। सही है, उसके बाद यही कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। सही है, फिर आपके पास CH की ब्रांचिंग मौजूद है, इसके साथ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि CH3 की सब्स्टिट्यूशन हुई है। तो इसका मतलब ये ड्रग क्या होगी, ओरल बायो अवेलेबल ज़्यादा होगी। सही है, फिर हमारे पास क्या है, जिंक बाइंडिंग ग्रुप है। अब जिंक बाइंडिंग ग्रुप आपके पास क्या है, ये वाला कार्बन CHNH और COO ग्रुप लगा हुआ है। सही है, और ये वाला ग्रुप यहाँ पे, सही है, एज अ जिंक बाइंडिंग ग्रुप। लेकिन अगर आप इस ग्रुप को देखें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका, ये ईस्टर की फॉर्म में मौजूद है। सही है, और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ईस्टर फॉर्म होने की वजह से जो एनेलाप्रिल है वो हमारे पास
ऐसा प्रो ड्रग के तौर पे काम करती है, वो एक प्रो ड्रग होती है, वो एक्टिव ड्रग नहीं होती। तो हमने ये भी बात यहाँ पे जस्टिफाई कर ली कि अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं जिंक बाइंडिंग ग्रुप है, अगर वो ईस्टर की फॉर्म में मौजूद होगा तो वो ड्रग क्या होगी, वो ड्रग एक्टिव नहीं होगी, वो ड्रग एक प्रो ड्रग बन जाएगी और वो बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज होने के बाद फिर अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगी, जिस तरह हमने यहाँ पे एनालाप्रिल में देखा। क्योंकि एनालाप्रिल में यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो कि जिंक बाइंडिंग ग्रुप के तौर पे मौजूद है, वो हमारे पास ईस्टर की फॉर्म में मौजूद है, तो वो बॉडी में जाने के बाद मेटाबोलाइज होकर एनालाप्रिलेट बनाती है। एनालाप्रिल एक प्रोड्रग है, वो एनालाप्रिलेट बनाती है और फिर वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जो कैप्टोप्रिल थी, सही है, उसके पास हमारे पास जब ये रिसेप्टर से बाइंड करती है तो क्या होता है बेसिकली, जब ये एस रिसेप्टर से बाइंड करती है तो इसकी प्रोलीन रिंग तो बाइंड कर जाती है, कार्बोनाइल ग्रुप भी बाइंड कर जाता है, जिंक बाइंडिंग ग्रुप भी बाइंड कर जाता है, लेकिन इस ड्रग के पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता। लेकिन ऑल्दो कैप्टोप्रिल पूरी ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करिए, लेकिन इसके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता जो कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन के साथ इंटरेक्ट कर सके। सही है। यानी कि कैप्टोप्रिल पूरे रिसेप्टर से बाइंड होने के बावजूद भी, सारी स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बावजूद भी, रिसेप्टर से बाइंड होने के बावजूद भी कुछ रिसेप्टर के पोर्शन को जो है वो वैकेंट रखती है। मतलब रिसेप्टर का जो है वो पोर्शन खाली रह जाता है जहाँ पे बाइंडिंग की ज़रूरत होती है। सही है। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए क्या किया, इसी वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने यहाँ पे जो है वो जिंक बाइंडिंग ग्रुप की एक्सटेंशन कर दी। और जिंक बाइंडिंग ग्रुप की एक्सटेंशन क्या कर दी, उन्होंने वहाँ पे ऑक्सिलरी ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया। सही है। और ऑक्सिलरी ग्रुप कौन सा ऐड किया, CH2 और ये फिनाइल रिंग, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिनाइल इथाइलिन, इस ग्रुप को अटैच कर दिया। जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ना कि फिनाइल इथाइलिन ऑक्सिलरी ग्रुप था। अब इस फिनाइल इथाइलिन ग्रुप का फायदा क्या हुआ कि जब ये ड्रग जिसके अंदर फिनाइल इथाइलिन ग्रुप मौजूद था, उसने इस वैकेंट स्पेस को फिल कर दिया जो कैप्टोप्रिल फिल नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से ये ड्रग जो है वो, जिनके अंदर फिनाइल इथाइल ग्रुप मौजूद होता है, वो ज़्यादा पोटेंट होती हैं एज कंपेयर टू दोज जिनके अंदर फिनाइल इथाइल ग्रुप नहीं होता। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एनालाप्रिल एक प्रो ड्रग है, एनालाप्रिल की बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन एनालाप्रिल ज़्यादा पोटेंट है एज कंपेयर टू दिस कैप्टोप्रिल। क्यों? क्योंकि इस वैकेंट स्पेस को ये फिल कर रही है। सही है। अच्छा, एनालाप्रिल को हम जो है वो वेजोटेक जो है वो कह रहे होते हैं। सही है। अब एनालाप्रिल पोटेंट है, पोटेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फिनाइल इथाइलिन ग्रुप मौजूद है जो वैकेंट स्पेस को फिल कर देगा। और एनालाप्रिल की डोज जो होती है वो क्या है, 5 से 40 mg। और अगर हम कैप्टोप्रिल की डोज देखें तो वो कितनी थी, 25 से 150 mg। सही है। जिसकी डोज ज़्यादा होती है वो पोटेंट ज़्यादा नहीं होती, जिसकी डोज कम होती है वो ज़्यादा पोटेंट होती है। क्योंकि एनालाप्रिल की डोज कम है तो वो ज़्यादा पोटेंट है। सही है। लेकिन एनालाप्रिल क्या है, बेसिकली एक प्रो ड्रग है। सही है। और उसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो एज कंपेयर टू कैप्टोप्रिल इसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होगी। सही है। अच्छा, अगर आप इसमें सेकंड ड्रग देखें तो ये क्या है, लिसोनोप्रिल। सही है। लिसोनोप्रिल के अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो लिसोनोप्रिल का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा एनालाप्रिल की तरह ही है, लेकिन सिर्फ उसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ उसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है वो ईस्टर फॉर्म में मौजूद नहीं है। सही है। और ईस्टर फॉर्म में अगर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है, तो हमने ये बात की थी जब ईस्टर फॉर्म में कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है तो वो ड्रग क्या होती है, प्रोड्रग होती है। क्योंकि लिसिनोप्रिल के अंदर ईस्टर फॉर्म में वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है, तो लिसिनोप्रिल इज नॉट अ प्रोड्रग। लिसिनोप्रिल एक एक्टिव ड्रग है। सही है। ये एक प्रोड्रग नहीं है। सेकंड, अगर आप यहाँ पे चेंज देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मिथाइल सब्सटीट्यूशन हुई है CH ब्रांच के ऊपर। लेकिन अगर आप लिसोनोप्रिल में देखें, जो ये जो CH की ब्रांच है, इस पे मिथाइल सब्सटीट्यूशन नहीं है, इस पे कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। इस पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। और हमने जर्नल एसएआर में क्या बात की थी कि अगर हम CH ग्रुप के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, तो हमारे पास ड्रग जो है वो क्या हो जाएगी, ओरल उसकी बायोएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, जिस तरह से हमने एनालाप्रिल में देखा, कैप्टोप्रिल में देखा। लेकिन हमने लिसोनोप्रिल में क्या देखा कि यहाँ पर CH3 ग्रुप मौजूद नहीं, यहाँ पे तो अमाइनो ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद है। इसी वजह से ये ड्रग जो है वो लेस ओरल बायो अवेलेबल है एज कम्पेयर टू द एनालाप्रिल एंड द कैप्टोप्रिल।
अगर हम कंपेयर करें कैप्टोप्रिल को, एनेलाप्रिल को और लिसोनोप्रिल को, तो हमने बात की कि कैप्टोप्रिल जो है वो एक एक्टिव ड्रग है, पोटेंट भी है, सही है, लेकिन पोटेंट नहीं है, सॉरी, एक्टिव है और ओरली बायो अवेलेबल ज़्यादा है, सही है। और अगर हम देखें एनेलाप्रिल को, तो एनेलाप्रिल एक प्रो ड्रग है, सही है, और पोटेंट भी है और इसकी ओरल बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, लेकिन एज कम्पेयर टू कैप्टोप्रिल ज़्यादा नहीं है। और अगर हम लिसिनोप्रिल को देखें तो लिसिनोप्रिल एक एक्टिव ड्रग है, सही है, और लिसिनोप्रिल जो है वो बेसिकली एक पोटेंट ड्रग भी है, लेकिन लिसिनोप्रिल की ओरल बायोअवेलेबिलिटी एज कंपेयर टू द एनेलाप्रिल और कैप्टोप्रिल अच्छी नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अच्छा, इन ड्रग्स को एनेलाप्रिल और लिसोनोप्रिल को हम डाई कार्बोक्सिलेट क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसकी वजह से हम इसको डाई कार्बोक्सिलेट कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा, अब इसमें इसी क्लास में बेसिकली डाई कार्बोक्सिलेट कंटेनिंग ग्रुप्स के अंदर एक और ड्रग आ रही है जिसे हम कहते हैं रेमीप्रिल, सही है। अच्छा, लिसोनोप्रिल को हम जेस्ट्रिल कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा, और रेमीप्रिल जो है वो एल्टेक के नाम से आती है, सही है। अच्छा, ये रेमीप्रिल जो है इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल जो है वो एनेलाप्रिल की तरह है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग की गई और यहाँ पर इस रिंग के अंदर जो है वो चेंजिंग की गई। आप इसके स्ट्रक्चर को नेट से देखेंगे तो इस रिंग में आपको चेंजिंग दिखेगी, सही है। तो एसएआर ये भी कहता है कि जब आप इस रिंग को जो है वो चेंज कर देते हैं, तो जब आप इस रिंग पे कोई भी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे कोई फ्यूज रिंग लगा देंगे, यहाँ पे कोई सैचुरेटेड रिंग लगा देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज पे चेंज हो जाएगा, सही है। तो रेमीप्रिल में हमने यही किया, हमने पूरा स्ट्रक्चर एनेलाप्रिल की तरह रखा। रेमीप्रिल भी एक प्रो ड्रग है, वो बॉडी में जाने के बाद रेमीप्रिलेट में कन्वर्ट होती है और रेमीप्रिल भी पोटेंट भी है और रेमीप्रिल की ओरल बायोअवेलेबिलिटी भी अच्छी है। लेकिन रेमीप्रिल पे हमने क्या किया, हमने इस प्रोलीन रिंग के ऊपर चेंजिंग कर दी, यहाँ पे एक और रिंग को फ्यूज कर दिया, यहाँ पे हमने कोई ग्रुप लगा दिया जिसकी वजह से उसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। और क्या चेंज आया, रेमीप्रिल फास्टर रेट के ऊपर मेटाबोलाइज होती है एज कम्पेयर टू द एनेलाप्रिल, सही है। यानी कि रेमीप्रिल का ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एनेलाप्रिल, सही है। अच्छा, अब हमारे पास इन्हीं में जो है वो तीसरी क्लास आ रही होती है जिसमें हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, और वो क्लास कौन सी, उस क्लास में कौन सी ड्रग आ रही होती है, फिसिनोप्रिल, सही है। ये यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ फिसिनोप्रिल का ब्रांड नेम क्या है, मोनोप्रिल होता है, सही है। और ये जो फिसिनोप्रिल होती है, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर आपके पास जो है वो वहाँ पर प्रोलीन रिंग होगी, कार्बोनाइल ग्रुप होगा, CH की ब्रांच होगी और उस ब्रांच पे हमारे पास जो है वो बेसिकली फिनाइल ब्यूटाइल की जो है वो सब्सटीट्यूशन हुई हुई होगी, सही है। वहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, सही है। इसके अलावा वहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप एज अ जिंक बाइंडिंग ग्रुप होगा, सही है। फॉस्फोनेट एज अ जिंक बाइंडिंग ग्रुप होगा और उस फॉस्फोनेट के साथ एक प्रोपॉक्सी ईस्टर ग्रुप लगा हुआ होगा। इस प्रोपॉक्सी ईस्टर ग्रुप की वजह से ही ये ड्रग जो है वो बेसिकली क्या होगी, ये ड्रग जो है वो एज अ प्रोडक्ट के तौर पे काम करेगी और ये बॉडी में जाने के बाद क्या बनाएगी, फिसोनोप्रिलेट, सही है। यानी कि अभी हमने सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं कि हमारे पास फिसोनोप्रिल भी एक प्रोडक्ट है, सही है, एनेलाप्रिल भी एक प्रोडक्ट है और रेमीप्रिल भी एक प्रोडक्ट है। सिर्फ एक्टिव कौन सी है, कैप्टोप्रिल एंड द लिसिनोप्रिल, सही है। ये सारी बातें हम जो वो पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये सारे वही जर्नल एसएआर के पॉइंट है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इन सारी ड्रग्स को कंपेयर करें तो हमने बात की थी कि कैप्टोप्रिल एक एक्टिव ड्रग थी और कैप्टोप्रिल इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं थी क्योंकि उसमें ऑक्सिलरी ग्रुप मौजूद नहीं था। एक्टिव क्यों थी, क्योंकि उसमें ईस्टर ग्रुप मौजूद नहीं था, सही है। प्रो ड्रग नहीं थी, वो एक एक्टिव ड्रग थी, सही है। और अगर आप कैप्टोप्रिल की ओरल बायोअवेलेबिलिटी को देखें तो ओरल बायोअवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा है क्योंकि इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूशन थी, सही है। अब हम एनेलाप्रिल पे आते हैं। एनेलाप्रिल एक प्रोडक्ट थी क्योंकि उसके अंदर ईस्टर ग्रुप मौजूद था और एनेलाप्रिल एक पोटेंट ड्रग थी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास फिनाइल इथाइलिन ग्रुप मौजूद था, सही है। और इसके साथ साथ एनेलाप्रिल की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी थी, लेकिन कैप्टोप्रिल से कम थी क्योंकि उसमें जो है वो क्योंकि वो एक प्रोडक्ट थी, लेकिन CH3 सब्स्टिट्यूशन उसमें मौजूद थी। अगर आप लिसिनोप्रिल को देखें, लिसिनोप्रिल जो है वो एक एक्टिव ड्रग थी, सही है, पोटेंट भी थी। और लिसिनोप्रिल में बेसिकली क्या थी, लिसिनोप्रिल में हमारे पास, लेकिन उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं थी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर
अमाइनो ब्यूटाइल ग्रुप मौजूद था, CH3 ग्रुप मौजूद नहीं था। और फिसिनोप्रिल उसमें फॉस्फेट ग्रुप मौजूद था, फिनाइल इथाइलिन इन ग्रुप मौजूद था। समवाट पोटेंट है ये ड्रग, और प्रो ड्रग क्यों थी? क्योंकि उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप था वो प्रोपॉक्सी ईस्टर से लगा हुआ था, सही है। और उसके अंदर जो वो बेसिकली हमारे पास मिथाइल ग्रुप की जगह फिनाइल जो है वो क्या कहते हैं ब्यूटाइलिन की सब्स्टिट्यूशन थी, जिसकी वजह से उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी कम थी। तो यहाँ पे आके हमने सारी ड्रग्स को जो है वो कंपेयर भी कर लिया, और यहाँ पे आके हमने एस इनहिबिटर्स को भी डिस्कस किया, सही है। अब इसमें जो सेकंड क्लास आ रही होती है उसे हम क्या कहते हैं ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सही है। अब वो कौन सी क्लास है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, सही है। अब हम बात करेंगे किसकी? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की, सही है। जो एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देंगी। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर भी यही वाली बात देखेंगे किस तरह से हमारे पास एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर पे बाइंड करे, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर हम ड्रग को डिजाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं।